दोस्तों, तो एपिसोड 1 के लास्ट में हमने देखा कि चांवी को सुयून बताता है कि उसने वॉन्सू को खिड़की से गिरते हुए देखा था और उसने ही पुलिस को कॉल किया था। सुयून काफी दिनों के बाद स्कूल आया था तो चांवी उससे इस बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है कि वो तो आज भी नहीं आता पर लंच की वजह से आया है। अब ये सुनकर चांवी बहुत ही हैरान होती है और कहती है कि तुम बस लंच करने स्कूल आए हो। तो इतने में सुयून उसे अपने पॉकेट से कैट बोर्ड का एक डब्बा निकालकर दिखाता है। असल में वो एक कैट को खाना खिलाया करता था और उसका नाम उसने लंच रखा था। अब सुयून कहता है कि अगर मैं कुछ दिनों के लिए नहीं आ पाऊं तो क्या तुम उसका ख्याल रख सकती हो? तो चांवी हाँ कह देती है। अब चांवी पूछती है कि उसने वॉन्सू को गिरते हुए कैसे देखा था। तो सुयून बताता है कि वो इसी पॉइंट पर लंच को खाना खिला रहा था और तभी अचानक वॉन्सू खिड़की से नीचे आ गिरा, जिसे देखकर सुयून शॉक हो गया। फिर वो दोनों कैफेटेरिया जाते हैं लंच करने के लिए। वहाँ सुयून अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा था, जबकि चांवी उसे देखकर हॉस्पिटल वाली बात को याद करती है कि डॉक्टर ने सुयून को बताया था कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और उसके पास बस कुछ ही महीने का टाइम है और कहा नहीं जा सकता कि वो कब तक जिंदा रहेगा। अब चांवी मन में सोचती है कि वो हमेशा ऐसा ही प्रिटेंड करेगी कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। तभी बीच कैफेटेरिया में एक लड़की के हाथ से ट्रे गिर जाता है, जिसके बाद वो लड़की डरते हुए एक लड़के को देख रही थी और फिर वो दौड़कर बाहर चली जाती है। इसी बीच चांवी की फ्रेंड उसे बताती है कि इस लड़के का नाम जंग्यो है और उस लड़की का नाम मिन है। जंग्यो और मिन फोटोग्राफी क्लब में साथ काम करते थे और मिन उससे जूनियर थी। लेकिन एक दिन जंग्यो ने मिन को फिजिकली गलत तरीके से असॉल्ट किया था, पर उस समय पुलिस को कोई एविडेंस नहीं मिल पाया, जिस वजह से बात वहीं पर खत्म कर दी गई थी। साथ ही स्कूल की डिसिप्लिनरी कमेटी ने उस केस को वर्बल एब्यूज का केस बताकर उसे सस्पेंड कर दिया और दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया था। लेकिन वो वापस स्कूल में कैसे आया ये आज तक किसी को नहीं पता। अगले सीन में हम देखते हैं कि जंग्यो के दोस्त उससे कह रहे थे कि वो वॉन्सू तो मर गया, अब स्कूल के बॉस तुम ही रहोगे। अब वो सभी उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं और तभी जंग्यो कहता है, मुझे अफसोस है कि मैं वॉन्सू के जिंदा रहते उसकी धुलाई नहीं कर पाया। इस बीच हम देखते हैं कि चांवी भी उसी क्लासरूम में थी और अपने भाई के बारे में ये सब सुनकर उससे रहा नहीं जाता। तभी वो जाकर कहती है कि तुम्हें कोई शर्म नहीं है क्या, एक मरे हुए इंसान के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो? लेकिन जंग्यो इस पर कहता है, फर्क नहीं पड़ता, और वो हंसकर कहता है, मेरा मुंह है, मैं कुछ भी कहूँ। अब चांवी उसे थोड़ा और सुनाती है, जिसके बाद जंग्यो गुस्से में उस पर अपना हाथ उठाने वाला होता ही है कि तभी जेवम आकर उसे रोकता है और कहता है, ये सही कह रही है, तुम्हें मरे हुए इंसान के बारे में उल्टी सीधी बातें करना नहीं चाहिए। लेकिन जंग्यो उससे भी बदतमीजी करने लगता है और कहता है, तुम तो ग्रेजुएट भी नहीं कर पाए, अब बीच में मत आओ क्योंकि तुम्हारे डैड के पैसे तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। पर इतने में ओसांग की एंट्री होती है, वही जिसे प्रिंसिपल ने जेबम की जिम्मेदारी दी थी। फिर ओसांग सामने आकर जंग्यो को प्रिंसिपल के नाम पर धमकाता है, जिसके बाद जंग्यो एकदम से रुककर वहां से चुपचाप चला जाता है। इसके बाद हम सुयून को देखते हैं जो अपने डॉक्टर से मिलने आया था। यहाँ डॉक्टर उसे ट्यूमर के लोकेशन को दिखाकर समझाते हैं कि अगर सर्जरी की जाए तो पैरालिसिस का खतरा हो जाएगा, इसलिए कोशिश ये रखनी है कि मेडिकेशन से ट्यूमर के साइज को बढ़ने से रोका जाए। अब सुयून पूछता है कि इसके और भी कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं क्या? तो डॉक्टर बताते हैं कि तुम अपनी पर्सनैलिटी में कुछ चेंज एक्सपीरियंस कर सकते हो। तुम कभी एकदम इमोशनल हो सकते हो तो कभी एकदम वायलेंट, और इसीलिए सबसे जरूरी है खुद को शांत रखने की कोशिश करना। दूसरी तरफ चांवी शूटिंग प्रैक्टिस में बिजी थी। तभी प्रिंसिपल जेबम को लेकर वहां आते हैं क्योंकि जेबम की मॉम चाहती थी कि जेबम शूटिंग प्रैक्टिस देखे। उसका मानना था कि इससे जेबम की मेमोरी को रिकवर होने में मदद मिलेगी। अब कोच चांवी को बुलाकर कहते हैं कि वो आज से जेबम की कोच रहेगी और उसे बेसिक्स सिखाने को कहते हैं ताकि वो शूटिंग के लिए थोड़ा तैयार हो जाए। इधर हम देखते हैं कि सुयून उसी बॉलिंग एली में काम कर रहा था और तभी वो सफेद बालों वाली लड़की उसे बाहर बुलाती है। उसके साथ एक दूसरी लड़की भी थी जो और कोई नहीं बल्कि एजंग थी, वही वॉन्सू की गर्लफ्रेंड। अब सुयून उसे उसका फोन वापस कर देता है और यहाँ हमें पता चलता है कि एजंग ने ही सुयून को अपना फोन रखने के लिए दिया था ताकि उसका मैनेजर उसे ट्रैक ना कर सके। अब एजंग अपना फोन चेक करती है तो उसमें उसे चांवी के बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं जिसमें उसने लिखा था कि वो वॉन्सू के बारे में कुछ बात करना चाहती है। अब ये सुनकर सुयून भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है क्योंकि चांवी ने उससे भी वॉन्सू के बारे में पूछा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चांवी की ट्रेनिंग से जेबम की हालत खराब थी, इसलिए ओसांग चांवी से कहता है कि जेबम को कोई एथलीट नहीं बनना है, उसे बस थेरेपी के लिए एक्सरसाइज चाहिए। ओसांग बताता है कि 1 साल पहले जेबम का एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से वो 6 महीने कोमा में था
और अब थेरेपी होने के बाद वो वापस से स्कूल आया है। असल में उस समय उसके सर पर इतनी गहरी चोट लगी थी जिसकी वजह से उसकी सारी मेमोरी चली गई और अब उसे कुछ भी याद नहीं है। इसके बाद चांदवी जाकर सीधा जेबम से पूछती है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग दे दी क्या? तो जेबम कहता है कि वो आगे भी ट्रेनिंग करने को रेडी है और ये सुनकर चांदवी खुश हो जाती है। इसके बाद चांदवी हॉस्टल आती है तो देखती है कि वहाँ सुयून उसका वेट कर रहा होता है। अब वो उससे पूछता है तुम्हारे और वॉन्सू के बीच का क्या रिलेशन था? तो चांदवी कहती है कि मैं उसे शूटिंग क्लब से जानती हूँ, इसलिए मैं बस ये जानना चाहती थी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। अगले दिन क्लास के बीच में ही सुयून का सर बहुत जोर से दर्द करने लगता है और उसे क्लास से बाहर जाना पड़ता है। वो काफी देर तक वापस नहीं आता तो चांदवी उसे देखने जाती है। फिर वॉशरूम में एक स्टॉल के बाहर बहुत सारा खून देखकर वो घबरा जाती है और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद सुयून की हालत ज्यादा बिगड़ गई है। लेकिन तभी सुयून दूसरे स्टॉल से बाहर आता है, जिसे देखकर चांदवी हैरान होते हुए कहती है कि तुम यहाँ हो तो अंदर कौन है? और इस तरह जब वो दोनों अंदर देखते हैं तो उसमें मिन होती है, जिसने अपने हाथ की नस काट ली थी। मिन वही लड़की थी जिसका जंगियों ने असॉल्ट किया था। अब सुयून उसे देखकर फौरन अपना शर्ट खोलकर उसके हाथ में बांध देता है और उसका खून रोकने की कोशिश करता है। इसके बाद मिन को एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। फिर अगले दिन डिटेक्टिव्स सुयून और चांदवी से अलग अलग बयान लेते हैं। असल में ये वही डिटेक्टिव थी जिससे चांदवी पहले मिल चुकी थी। अब चांदवी यहाँ पर डिटेक्टिव से रिक्वेस्ट करती है कि वो किसी को ना बताए कि चांदवी असल में वॉन्सू की बहन है, वरना लोग उससे दूरी बना लेंगे और वो किलर को ढूंढ नहीं पाएगी। लेकिन डिटेक्टिव उसे फिर से वही समझाने की कोशिश करती है कि तुम अपने भाई की मौत को एक्सेप्ट कर लो, उसने ही खुद को मारा है। पर हम देखते हैं कि चांदवी पर इसका कोई असर नहीं होता। अब सीन यहाँ से हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि मिन की जान तो बच गई थी, लेकिन उसकी कंडीशन अब भी सीरियस थी। अब मिन के पिता स्कूल में जाकर हंगामा करते हैं और रोते हुए प्रिंसिपल से पूछने लगते हैं कि मेरी बेटी को अपना हाथ काटना क्यों पड़ा? वो लड़का जिसने मेरी बेटी के साथ गलत किया, उसे क्या इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि उसकी फैमिली बहुत अमीर है? फिर वो चिल्लाने लगता है कि तुम लोगों की वजह से ही मेरी बेटी ने अपनी जान देने की कोशिश की है, क्योंकि तुम लोग उस लड़के को अपने स्कूल में वापस लेकर आए हो जो उससे देखा नहीं गया और उसे लगा कि जो उसके साथ एक बार हो चुका है वो उसके साथ वापस से जरूर होगा। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वॉन्सू की गर्लफ्रेंड एजंग अब फाइनली चांदवी को रिप्लाई करती है कि वो मिलने को रेडी है और अब वो उसे एक जगह पर बुलाती है। लेकिन हम देखते हैं कि एजंग खुद वहां ना जाकर अपनी जगह अपनी फ्रेंड को भेजती है, जो एक विग लगाकर चांदवी से मिलने आती है। पर एजंग को नहीं पता था कि चांदवी ने उसकी फोटो ऑलरेडी देखी हुई थी, इसलिए वो समझ जाती है कि ये कोई और है, एजंग नहीं। और जब चांदवी उससे अपनी सही पहचान बताने को कहती है तो हमें पता चलता है कि वो लड़की असल में तेसो थी, वही सफेद बाल वाली लड़की। अब तेसो उससे कहती है कि अगर तुम वॉन्सू के बारे में पूछने के लिए एजंग से मिलना चाहती हो तो तुम गलत इंसान से मिलने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि अगर ऐसा है तो तुम्हें इंसोमी से मिलना चाहिए, जो तुम्हें इस बारे में कुछ न कुछ जरूर बता देगी। अब ये सुनकर चांदवी फौरन इंसोमी से मिलने जाती है और वो दोनों एक कैफे में मुलाकात करते हैं। फिर इंसोमी उसे बताती है कि उसे वॉन्सू की डेथ के बारे में जब पता चला तो वो बहुत खुश हुई, क्योंकि वॉन्सू की वजह से ही इंसोमी ने अपना स्कूल चेंज करवाया था। अब इंसोमी चांदवी को बताती है कि वॉन्सू एक बुली करने वाला लड़का था, जो लोगों के सीक्रेट्स पता करके उन्हें ब्लैकमेल किया करता था, और यही वजह थी कि उसके मरने पर कई लोग खुश हुए। पर चांदवी अपने भाई के बारे में ये सब जानकारी सुनकर विश्वास नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो आखिर में इंसोमी से वॉन्सू की तरफ से माफी मांगती है। दूसरी तरफ हम तेसो को देखते हैं, जो मिन के लिए फ्लावर्स लेकर हॉस्पिटल आई थी। यहाँ उसे मिन के डैड मिलते हैं, जिनसे वो कहती है, अंकल मैं आपकी सिचुएशन समझ सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी स्कूल में बुली किया जाता था। इसके बाद हम देखते हैं कि तेसो अब सुयून से मिलने जाती है और उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें अपनी मॉम के इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है, इसलिए अगर तुम कैसे भी करके जंगियों को स्कूल से निकलवा दोगे तो मैं तुम्हें वो पैसे दे दूंगी। अब ये सुनकर सुयून कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, तुम ठीक तो हो ना, और मेरी माँ के बारे में तुम्हें कैसे पता? तो तेसो कहती है कि ये सब छोड़ो, और तुमने ही तो मुझे पिछली बार बचाया था, इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि इस बार हम दोनों मिलकर मिन की हेल्प करें, वरना मिन तो शुरुआत है, ये जंगियों धीरे धीरे सभी लड़कियों को परेशान करना शुरू कर देगा। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहां हमें तेसो की कहानी दिखाई जाती है। असल में तेसो पिछले साल ही स्कूल में ट्रांसफर लेकर आई थी। उसकी क्लास की 2 लड़कियां उसके बालों की वजह से उसे बहुत ही बुली किया करती थी। हालांकि सुयून भी उसी क्लास में था और अक्सर उन्हें ऐसा करते हुए देखता था।
इसी बीच एक दिन उन लड़कियों ने तेसो को बहुत बुरी तरह से बुली किया था और उसे बहुत मारा भी था, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा था। इसके बाद हम एक नाइट क्लब का सीन देखते हैं जहां वही लड़कियां डांस कर रही थी जो तेसो को बुली किया करती थी। फिर हम देखते हैं कि सुयून वहां पहुंचकर सबकी धुलाई करता है। लड़का लड़की किसी को भी नहीं छोड़ता और आखिर में उन सभी को तेसो से माफी मांगने को कहता है। फिर सीन हॉस्पिटल में आता है जहां तेसो को होश आ चुका था। अब वो दोनों लड़कियां उससे माफी मांगती हैं, जिसके बाद तेसो उठकर उन्हें थप्पड़ मारती है और कहती है, अगर मैंने दोबारा तुम लोगों को देखा तो जान से मार दूंगी। इसी बीच दरवाजे पर उसे सुयून दिखता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि ये सब सुयून ने ही करवाया होगा, वही उसकी हेल्प कर रहा है। सीन यहाँ से प्रेजेंट में आता है जहाँ तेसो कहती है कि पिछली बार तुमने मेरे पिता के पैसों के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया था। यही कहकर अपने स्कूल के किसी स्टूडेंट की जान बचाना और सच के साथ खड़े रहना एक ड्यूटी है, सर्विस नहीं जिसके लिए पैसे चाहिए हों। इसलिए आज तेसो उससे कहती है कि अब तुम्हें ये पैसे एक काम के बदले मिल रहे हैं, मैं तुम्हें खैरात में नहीं दे रही, तो सोच लो। इस तरह सुयून उससे थोड़ा सोचने का वक्त मांगता है, जिसके बाद तेसो उसे सोचने का वक्त देकर वहां से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सुयून को नर्सिंग होम से कॉल आता है कि उसकी मॉम को निमोनिया हो गया है। अब सुयून अपनी मॉम को देखने पहुंचता है तो उनकी हालत को देखकर वो काफी इमोशनल हो जाता है। असल में उनके इलाज के लिए उसे जो पैसे चाहिए थे वो उसके पास नहीं थे और इसी वजह से आज वो बहुत परेशान होकर रोने लगता है। लेकिन तभी उसे तेसो का वो पैसों का ऑफर याद आता है, इसलिए अब वो उन पैसों के ऑफर को एक्सेप्ट करने का डिसीजन लेता है और वो सीधे जंगियो के पास जाता है जो इस वक्त मिन को स्कूल से निकलवाने का प्लान बना रहा था। इसके बाद सुयून मास्क लगाकर जंगियो के पास जाता है और उसे जोर का पंच मारता है। फिर वो उसके हाथ और मुंह को टेप से बांधकर अपनी आवाज बदल लेता है ताकि जंगियो उसे पहचान ना सके। अब वो अपनी बदली हुई आवाज में उससे कहता है कि मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुमने मिन के साथ बहुत गलत किया था, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि तुम कल ही खुद इस स्कूल से ड्रॉप हो जाओ और फिर कभी भी वापस ना आओ। बताओ तो तुम क्या सोचते हो? अब इतनी पिटाई खाने के बाद जंगियो डर के मारे हाँ बोल देता है कि वो कल से स्कूल छोड़ देगा। इसके बाद जब सुयून वापस जाने लगता है तो उसकी नजर एक फोटोग्राफ पर पड़ती है। असल में जंगियो मिन की फोटोग्राफ से उसे ब्लैकमेल करने वाला था। अब ये देखकर सुयून बहुत गुस्से में आ जाता है और एक हथौड़ा उठाकर उसके पैर पर मार देता है और फिर लगातार मारता चला जाता है। यानी ये जंगियो इस बार भी उसे परेशान करने की सोच रहा था। तभी हमें बैकग्राउंड में एक डॉक्टर की आवाज सुनाई देती है जब उन्होंने सुयून को बताया था कि उसके बिहेवियर में कुछ चेंज आ सकते हैं, जिसमें वो कभी शांत हो सकता है तो वहीं बहुत ज्यादा गुस्से में। इसके बाद सुयून वहां से निकलकर फौरन बाहर पहुंचता है और ठीक उसी मोमेंट पर चानवी भी वहां पहुंच जाती है और ये दूसरा एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही चानवी उसे देखती है तो हैरान होकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर वो कहता है कि मैं अपनी बाइक लेने के लिए जा रहा था। इस बीच चानवी उसके जूते पर खून के छींटे देखती है, लेकिन फिर भी वो उतना ध्यान नहीं देती। इसके बाद वो लोग थोड़ी बातचीत करते हैं और अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। फिर वापस लौटकर सुयून लंबी लंबी सांसें लेने लगता है, जिससे पता चलता है कि वो कितना नर्वस था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि चानवी अपने भाई के एशेस पर फ्लावर्स लेकर आई थी। फिर वो इंसोमी की बात को याद करती है कि उसके भाई के मरने पर बहुत से लोग खुश हुए थे। अब वो दुखी होकर मन में सोचती है कि तुम ये कैसी लाइफ जी रहे थे। इस बीच सुयून भी वहां अपने भाई के लिए फ्लावर्स लेकर गया था, जिसे मरे हुए 3 साल हो चुके थे। फिर चानवी उसको वहां देखकर हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी सुयून उसको देखने वाला होता है कि तभी वो छुप जाती है और उसके जाने के बाद चेक करती है कि आखिर सुयून यहाँ पर क्यों आया होगा। लेकिन तभी सुयून वहां से वापस आ जाता है क्योंकि वो कुछ भूल गया था। इसी बीच चानवी सुयून वाली जगह पर खड़ी होकर सामने की तरफ देख रही थी कि तभी वो उसे देखकर पूछता है कि तुम मेरे भाई को जानती थी क्या? तो चानवी कहती है कि वो उसके भाई के लिए नहीं आई है और फिर वो उसे वॉन्सू के बारे में बताती है कि वो मेरा भाई था, जुड़वा भाई। इसके बाद वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि सुयून किसी को ना बताए कि वो दोनों ट्विंस थे। असल में चानवी को डर था कि अगर लोगों को उसके सच के बारे में पता चल गया तो वो लोग उसे वॉन्सू के बारे में सच नहीं बताएंगे, जबकि वो पूरा सच जानना चाहती थी। अब सुयून उसे अपने भाई के बारे में बताता है। उसके भाई को स्कूल में बिना किसी वजह से बहुत बुरी तरह से परेशान किया जाता था। फिर एक बार कुछ लड़कों ने सुयून के भाई को रेस्ट रूम जाने पर रोक लगा दी, जिसके बाद वो बहुत रोया गिड़गिड़ाया, पर फिर भी उन्होंने उसे रेस्ट रूम जाने नहीं दिया।
हालांकि उस दिन उसने वापस जवाब देने की कोशिश की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और जब आखिर में उससे कंट्रोल नहीं हो पाया तो उसने सबके सामने पैंट में टॉयलेट कर दिया, जिस पर सब लड़कों ने उसका बहुत मजाक बनाया और उसकी वीडियो भी बनाई। फिर उस दिन जब सुयून की मॉम घर वापस आई तो उन्होंने अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने बिल्डिंग से गिरकर मरते हुए देखा। इसके बाद प्रेजेंट में सुयून चानवी से पूछता है कि वॉन्सू का असली नाम क्या था, तो वो बताती है कि उसका नाम चाणक्य था। अब दूसरी तरफ स्कूल में सबको ये पता चलता है कि जंगियो स्कूल से ड्रॉप आउट कर रहा है। इस न्यूज से सारे स्टूडेंट्स बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जंगियो एक बहुत ही घटिया इंसान था। जंगियो जब स्कूल से निकल रहा था तो वो व्हीलचेयर पर था। बहुत से स्टूडेंट्स भी यही देख रहे थे। तभी कोई बताता है कि पिछली रात किसी ने उसके पैरों को मार मार कर तोड़ दिया था और उसे धमकी दी थी कि वो स्कूल छोड़ दे। सब लोग यही कह रहे थे कि अच्छा हुआ, ऐसे लड़के के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। कुछ लोग तो उसके अटैकर को ही हीरो मान रहे थे कि जिसने किया उसने बहुत ही बहादुरी दिखाई है। और उसी समय सुयून और चानवी भी स्कूल पहुंचते हैं और यहाँ पर दोनों को साथ आता देखकर जियून चिढ़ जाती है, क्योंकि वो सुयून को पसंद करती थी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल में बास्केटबॉल मैच चल रहा था, जिसमें सुयून और ओसांग दोनों खेल रहे थे। अब यहाँ पर ओसांग को देखकर चानवी को ध्यान आता है कि इंसोमी ने जो बुली करने वाली बात बताई थी उसमें ओसांग भी शामिल था। इधर सुयून को बास्केट करने से रोकने के लिए ओसांग उसे धक्का देता है, जिससे उसका सर दीवार से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद सुयून को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इतने में जियून सुयून की हालत को देखकर ओसांग से लड़ जाती है, ये बोलकर कि तुमने उसे जानबूझकर धक्का दिया, तुम उसे मारना चाहते थे क्या। इसके बाद दोनों मारपीट करने पर उतर आते हैं और लोगों को बीच बचाव करना पड़ता है। फिर शूटिंग प्रैक्टिस के दौरान चानवी जेबम से कहती है कि उसे एक फेवर चाहिए। इधर सुयून को होश आता है तो वो देखता है कि जियून उसका वेट कर रही थी। इसके बाद जब वो दोनों बाहर निकल रहे थे तो एक लड़की अचानक जियून से टकरा जाती है। सुयून देख लेता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मिन की फ्रेंड तेसो थी, जिसने विग लगाया हुआ था। इस बीच मिन की फ्रेंड मिन को एक वीडियो दिखाती है जिसमें जंगियो व्हीलचेयर पर स्कूल से जा रहा था। मिन उस वीडियो को देखकर खुशी से रोने लग जाती है, जिसके बाद मिन के डैड उसे खुश देखकर इमोशनल हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि तेसो भी वहां पहुंच जाती है और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव जिंग को जंगियो के असॉल्ट का केस मिलता है, जहां वो उस अटैकर को जल्दी से जल्दी पकड़ने की बात करते हैं। इधर जेबम के कहने पर ओसांग चानवी से मिलने जाता है, यानी जो फेवर उसने जेबम से मांगा था वो यही था कि वो असल में ओसांग से मिलना चाहती थी। अब चानवी उससे इंसोमी और वॉन्सू के बारे में पूछती है। असल में इंसोमी ने ओसांग पर ब्लेम लगाया था कि उसने उसे प्रेग्नेंट किया है। ये बात शायद झूठी थी, इसलिए ओसांग को डिफेंड करने के लिए ही वॉन्सू ने इंसोमी को बुली किया था। अब चानवी उससे पूछती है कि तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे लिए वॉन्सू ने क्यों लड़ी, तो ओसांग कहता है कि वॉन्सू एक अच्छा दोस्त होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी था जिसने उसकी मदद की थी। इसके बाद चानवी उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लगती है, तो वो वहां से निकल जाता है और जल्दी में अपना फोन छोड़ जाता है। फिर चानवी फोन लेकर उसके पीछे भागती है तो वो तब तक कैब से निकल चुका था। अब चानवी अपनी स्कूटर से उसका पीछा करती है और उसके घर पहुंचकर बेल बजाती है। यहाँ जैसे ही घर का दरवाजा खुलता है तो सामने जियून होती है और इस तरह चानवी को पता चलता है कि ओसांग और जियून दोनों भाई बहन हैं। पर वो लोग ये बात दूसरों से छुपाकर रखते थे और नहीं चाहते थे कि किसी और को ये बात पता चले। दूसरी तरफ मिन के डैड तेसो को थैंक यू बोलकर पैसों से भरा एनवलप देते हैं जंगियो को स्कूल से निकलवाने के लिए। इसके बाद वो एनवलप को लेकर वॉलिंग एली पर जाती है जहां सुयून काम करता था और वो उसे उसके लॉकर में रख देती है। अब अगले दिन जब चानवी स्कूल पहुंचती है तो ओसांग उसका वेट कर रहा था। यहाँ वो उसे बताता है कि वो और जियून असल में स्टेप सिबलिंग्स हैं। उसके डैड ने 2 साल पहले ही जियून की मॉम से शादी की थी, पर अब तक उसे ऑफिशियल नहीं किया गया है। इस तरह अब वो चानवी से रिक्वेस्ट करता है कि वो किसी को उसके और जियून के बारे में ना बताए, जिस पर चानवी मान जाती है। दूसरी तरफ वो डिटेक्टिव सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो नोटिस करते हैं कि एक लड़की जो स्कूटर से लौट रही थी वो किसी को देखकर ठीक उसी जगह के आसपास रुकी थी जहां जंगियो पर हमला हुआ था। इस तरह अब उन्हें शक था कि वो अटैकर ही था जिसे देखकर वो रुकी होगी। दूसरी तरफ स्कूल में ये बात फैल रही थी कि जिसने जंगियो को मार के उसका पैर तोड़ा उसी ने वॉन्सू को भी पनिश किया होगा, क्योंकि वॉन्सू ने भी बहुत से लोगों को परेशान किया था। इस बीच चानवी भी यही सब सोच रही थी कि तभी उसे ध्यान आता है कि जब वो सुयून से उस रात मिली थी तो उसके जूते पर खून के छींटे थे।
इसके बाद चांदवी फौरन सुयून के घर का पता लगाकर उसके घर पहुंचती है तो देखती है कि वो वहां पर नहीं था। इसके बाद वो उसके जूते ढूंढती है जिस पर खून के निशान थे, लेकिन इतने में सुयून भी घर वापस आ जाता है, जिसके बाद चांदवी जल्दी से उसके जूते अपने बैग में रखकर निकल जाती है। इस बीच वो ये भी देखती है कि सुयून को बहुत तेज सरदर्द हो रहा था और उसकी नाक से खून निकल रहा था। तभी वो मौका देखकर वहां से निकल जाती है, पर सुयून उसे देख लेता है। साथ ही वो ये भी जान जाता है कि उसके शूज गायब हैं। इधर चांदवी जब वापस आती है तो वो डिटेक्टिव सीसीटीवी फुटेज दिखाकर उससे क्वेश्चंस पूछते हैं कि वो रास्ते में किससे मिलकर रुकी थी। तो चांदवी उन्हें बता देती है कि उसने सुयून को ही रास्ते में देखा था, पर वो शूज पर खून दिखने वाली बात उन्हें नहीं बताती। इसके बाद वो डिटेक्टिव सुयून से मिलकर इस बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि वो जॉगिंग के बाद अपनी बाइक को लेने के लिए जा रहा था। इसी बीच डिटेक्टिव जिन सुयून के शूज में लगे खून के निशान को देख लेती है। फिर अगले दिन जब सुयून स्कूल पहुंचा तो चांदवी उसका वेट कर रही थी। अब वो डायरेक्टली पूछता है कि अगर तुमने मेरे खून के छींटे वाले स्नीकर्स चुरा लिए हैं तो पुलिस को देखकर ये सब बता क्यों नहीं दिया कि मैं ही वो हीरो हूँ जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। अब चांदवी उसे सॉरी बोलकर उसके स्नीकर्स वापस कर देती है। असल में चांदवी को लग रहा था कि खून के निशान शायद उसके नोज ब्लीडिंग की वजह से हुए होंगे। फिर जाते हुए सुयून उससे कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, उस हीरो ने वॉन्सू को नहीं मारा है। तो ये सुनकर चांदवी हैरान होकर पूछती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुम्हें क्या पता है। तो वो उसे इग्नोर करके क्लास में चला जाता है, लेकिन फिर भी वो पूछते हुए क्लास में आ जाती है और जिद करने लगती है बताने के लिए। पर जियून को ये देखकर गुस्सा आ जाता है और वो आकर चांदवी को रोकने लगती है। इसी बीच उन दोनों की थोड़ी आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब सुयून अपना काम कर रहा था तो वो डिटेक्टिव एज अ कस्टमर उसके पास आती है और उसी समय सुयून को पता चलता है कि जो डॉक्टर खुद उसका इलाज कर रहे हैं वो असल में डिटेक्टिव जिन के हस्बैंड हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि किसी ने चांदवी के लॉकर में एक नोट रखा था जिसमें लिखा था ऑडिटोरियम में मिलो कोई सीक्रेट बात बताने के लिए। इस तरह जब वो उस ऑडिटोरियम में पहुंचती है तो तभी कोई ईंट से उसके सर पर जोर से मारता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद कोई उसके फिंगरप्रिंट से उसका फोन अनलॉक करता है और फिर जब चांदवी को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है जहां जेबम उसके सामने था। अब जेबम उससे कहता है कि उसने उसे ऑडिटोरियम जाते हुए देखा था और जब वो काफी देर तक बाहर नहीं आई तो वो चेक करने के लिए अंदर गया जहां वो बेहोश पड़ी मिली। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियून जब स्कूल कॉरिडोर में चल रही थी तो हर कोई उसे देखकर बातें बना रहा था और हंस रहा था। असल में किसी ने जियून का एक अश्लील फोटो एडिट करके सर्कुलेट कर दिया था। फिर जियून अपना वो फोटो देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाती है और गुस्से से भर जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब चांदवी हॉस्पिटल से निकल रही थी तो घबरा रही थी कि आखिर यहाँ का बिल पे कैसे करूं, क्योंकि दिखने में वो हॉस्पिटल बहुत ही महंगा लग रहा था। लेकिन इतने में जेबम वहां आकर उसे बताता है कि ये हॉस्पिटल मेरी फैमिली का ही है, इसलिए उसे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। इधर जियून बहुत से स्टूडेंट्स के साथ उस लड़की के पास पहुंचती है जिसने उसका फेक फोटो फैलाया था। इस लड़की का नाम सीओ था जो असल में चांदवी की फ्रेंड थी। इसके बाद जब जियून उस पर चिल्लाती है तो सीओ अपना फोन दिखाकर कहती है कि ये फोटो मुझे असल में चांदवी ने भेजा था। अब इतने में चांदवी भी वहां पहुंचती है, पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ किस बात की भीड़ लगी है। तभी अचानक जियून उसे जोर से थप्पड़ मारती है और अगली बार दोबारा मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाती है तो सुयून बीच में आ जाता है और चांदवी को वहां से ले जाता है और सब देखते रह जाते हैं और ये तीसरा एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये दोनों एपिसोड्स कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना ताकि अगला एपिसोड आपसे मिस ना हो। तो अब मैं मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।